सवाल पूछा है उन्होंने, ये कह रहे हैं उनकी ओर से जो बयान आया। देखिए मोहन जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने जो कहा है उसके लिए आज माननीय दीपक बैज जी ने उनको मानहानि का नोटिस जारी कर दिया है। वो आने वाले समय में जब उनको सार्वजनिक माफ़ी मांगनी पड़ेगी तो वो सामने आ जाएगा, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। पर मैं इतना बताना चाहूँगा, आप क्रोनोलॉजी समझिए। भारतीय जनता पार्टी के सारे काम सिर्फ वोट लेने के ऊपर आधारित रहते हैं। मुसलमानों के प्रति इनका रवैया क्या रहा है, लेकिन जब वोट पाने की बात आती है तो मोदी जी का वीडियो हम देखते हैं कि वो बोलते हैं कि भैया मेरे घर में तो ईद के दिन खाना नहीं बनता था, मैं मुसलमान मोहल्ले में रहता था। फिर वो अभी टोपी लगा के ईदी बांटने के लिए भी पूरा पैकेट भिजवा दिए। क्रिश्चियन लोग के बारे में बोलते पर अभी पोप जॉन पॉल से कैसे गले मिल रहे थे। तो ये इनका दोहरा चरित्र है जो समय समय में सामने आते रहता है। रही बात नेताम जी की, तो नेताम जी देखो 80 साल से ऊपर के हो गए हैं। इस उम्र में इस तरह के बयान आदमी दे ही देता है। इस उम्र के लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो ही जाती। तो अरविंद नेताम जी के बारे में मैं क्या ही कहूं। हाँ, पर दीपक बैज जी के बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगा कि दीपक बैज जी बस्तर दशहरा के 5 साल तक लगातार अध्यक्ष रहे हैं। 75 दिन तक लगातार वो माता की सेवा करते हैं। दीपक बैज जी का कोई भी घर का शुभ कार्य होता है वो माता दंतेश्वरी से आशीर्वाद लेने के बाद ही चालू होता है। अभी भी छत्तीसगढ़ के लोगों ने देखा होगा कि कैसे उन्होंने इंद्रावती के लिए यात्रा की हो, चाहे नगरनार के लिए, चाहे जल जंगल अमीर बचाने के लिए जो यात्रा की, सबकी शुरुआत उन्होंने दंतेश्वरी मैया के दर्शन करके की। और अभी आपके स्क्रीन पर ही मैं फोटो देख रहा था कि वो भी 4 दिन पहले ही महाकाल के दर्शन करने गए थे भोलेनाथ के। जिस जगह में वो ऑफिसर कॉलोनी में रहते हैं, हर साल उनके बंगले में पिछले कई सालों से चित्रकूट में भी और ऑफिसर कॉलोनी में भी 14 दिन तक का गणेश का स्थापना किया जाता है। पिछले साल ही महाशिवरात्रि के दिन सपरिवार उन्होंने यहां रायपुर के ऑफिसर कॉलोनी के भोलेनाथ के मंदिर में रुद्राभिषेक किया था। तो हमको सफाई देने की जरूरत नहीं है। रही बात अरविंद नेताम जी की, तो अरविंद नेताम जी के बारे में कुछ कहते हुए मुझे दुख बहुत हो रहा है, क्योंकि हमारा राजनीतिक जीवन, हमारी उम्र जितना है उतना उनका राजनीतिक जीवन है। वो कांग्रेस में बहुत मलाई वाले पदों में रहे, बस्तर के बड़े आदिवासी नेता कहलाते रहे। पर मोहन जी मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा, मैं बताना चाहूंगा कि अरविंद नेताम जी के पूरे राजनीतिक जीवन में एक बार भी उन्होंने कभी आदिवासियों के हित के लिए कोई कार्य किया हो मुझे दिखता नहीं। मुझे याद आता है कि कैसे 18 वर्ष पूर्व 644 गांवों के लगभग 55,000 आदिवासी नक्सली पीड़ित होकर अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आंध्रा गए। उस समय अरविंद नेताम जी कहां थे? 40% का वन क्षेत्र जहां 33% आदिवासियों की आबादी है, जब इसका 4168 एकड़ आदिवासियों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा था, उसमें अरविंद नेताम कहां गए? जब तेंदुपत्ता में इनको पूरा हक नहीं मिलता, आदिवासियों को 2,500 रुपए प्रति मानक बोरा के हिसाब से मिलता था, अरविंद नेताम जी ने कभी आवाज नहीं उठाई। फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जब आदिवासियों को पट्टा नहीं दिया जा रहा था, तब अरविंद नेताम जी के मुंह से आवाज नहीं निकली। 7 प्रकार के वनोपज खरीदे जाते थे, अरविंद नेताम के मुंह से आवाज नहीं निकली। पर हमारी सरकार आई, दीपक बैज जी ने उसमें मांग की तो हमने 67 प्रकार के वनोपज भी खरीदे, फॉरेस्ट राइट के तहत आदिवासियों को पट्टे भी दिए। तेंदुपत्ता का मानक दर को हमने 2,500 से 4,000 भी किया। आदिवासियों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 4,168 एकड़ जमीन की बात की। तो दीपक बैज जी आदिवासियों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए जयचंद खोज के लाया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब जब आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ पाती तो ऐसे जयचंद खोज के लाती है, और उनका तो फूट डालो राज करो का नियम है, उसी के तहत ये इस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं। ठीक है, षड्यंत्र के तहत अरविंद नेताम से ये बातें कही जा